हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके JSCLT ग्रेड लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चले होगी। तो साथियों, अभी हम आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहे हैं। जनरल स्टडीज़ में आज हम लोग करंट अफेयर के अंतर्गत सेट 6 को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, साथियों, शाम के 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पर प्राप्त होती है, जिसमें जो भी आपके संबंधित टॉपिक होते हैं, उनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। जिनको आप नहीं लिखेंगे तो सब भूल जाएगा और लिखेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा। इसके लिए आप सबके कहने पर मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप एक छोटा सा फीस पे करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं, लिखा हुआ मैटर वहां पर भेज दिया जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त उस ग्रुप के माध्यम से जो भी मैं सप्ताह भर पढ़ाता हूं, संडे को टेस्ट ले लिया जाता है, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। और लास्ट संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें बहुत सारे साथियों ने 100% स्कोर, 97%, 95, 92, 90%, मतलब बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। और इसके साथ साथ आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। साथियों, आप जानते हैं, चाहे JSCLT ग्रेड हो, लेक्चरर हो, आपके GS वाले पोर्शन को तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। इसी तरीके से हम इसको तैयार कर सकते हैं। अगर हम डिटेल में एक एक टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्ट प्रभावित होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज आपके इस वीडियो के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, उनको देखेंगे। तो यहाँ पर है मिशन चंद्रयान 3 महत्वपूर्ण तथ्य, ऑपरेशन सिंदूर, राम मंदिर महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का नया संसद भवन, ठीक है, वर्ष 2024-25 में स्थापित जो स्टैचू हैं, आर्थिक सर्वेक्षण, और इसके अतिरिक्त जो है रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, भारत के प्रमुख जो रामसर साइटें हैं उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर महत्वपूर्ण जो दिवस हैं उनके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। आप जानते हैं, इन टॉपिक्स से करंट अफेयर के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए इनको हम यहाँ पर डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मिशन चंद्रयान 3, जो कि उसे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LVM जो है 3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया, ठीक है, तथा 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाया गया, मतलब लैंड कराया गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख लीजिए, ये डेट पूछी जा सकती है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, 14 जुलाई 2023 को। और ये कब वहां पर जो है चंद्रमा के किस ध्रुव में पहुंचा, तो दक्षिणी ध्रुव में पहुंचा। कब पहुंचा ये भी पूछा जा सकता है, तो 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था, ठीक है। तो इस आप देखिए, इसमें 3 मॉड्यूल थे, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल, ठीक है। अब लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें चंद्रयान 2 को, तो जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, और उस समय किसकी अध्यक्षता में, के सिवान की अध्यक्षता में, ठीक है। इसरो द्वारा GSLV मार्क 3 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन ये विफल हो गया था, ठीक है, लैंड नहीं कराया जा सका था। तो इधर यहाँ पर देखें, चंद्रयान 1 की अगर हम बात करें तो ये कब लॉन्च कराया गया था, 22 अक्टूबर 2008 को G माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV C11 रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 जो है असफल है, लेकिन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड कराया गया। हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर। भैया क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान समझना। सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी यह एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑपरेशन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। भारतीय सेना द्वारा 7 मई 2025 को इसकी शुरुआत की गई, और इसका कारण क्या था, इसको जानिए। यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास जो वैसरन घाटी है, वहाँ पर 22 अप्रैल 2025 को कुछ आतंकवादियों ने हमले किए, जो कि निर्दोष पर्यटक थे। उनको उनकी धर्म को पूछ करके गोली मारी गई थी, और उसी के जो है बदला लेने के लिए जो है ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में स्थित जो आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया, ठीक है। और इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के गढ़ों सहित 9 आतंकवादी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया, और इस पर संघर्ष विराम लगाया गया। कब, 10 मई 2025 को। तो इतना आपको इस से संबंधित जानना चाहिए। भाई देखो,
क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब कर दिया करो, ठीक है। और आप चाहते हो, चूँकि ये डाटा जो है इनको एक एक को लिखना आपके लिए पॉसिबल नहीं, तो आप अगर इनको चाहते हो कि ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये जो पीडीएफ आपके सामने दिख रही है ये मिल जाए, तो आप हमारे इसी नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए और एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जो है ये है 9565272442 नंबर पर। देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे राम मंदिर। यह भी जो है सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी लक्ष्य था जिसको प्राप्त किया। मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाए तो यह कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया गया था, ठीक है। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है, ठीक है। और कुछ और चीज़ें हैं। राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार जो है चंद्रकांत सोमपुरा ने किया था। किसने? चंद्रकांत सोमपुरा ने किया था। मंदिर का निर्माण टाटा और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने मिलकर किया था। 1800 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। कितनी? 161 फीट है, ठीक है। रामलला की मूर्ति जो कि 51 ऊंचाई जो है 51 इंच ने निर्माता इसके कौन है? योगी अरुण योगीराज हैं, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए। आगे बढ़िए भैया, यहाँ पर देखते हैं भारत का नया संसद भवन, जो कि उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया, ठीक है। नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया है, ठीक है। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया था। किसने किया था? HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी। देखो भाई, कोई ज़रूरी नहीं है, ये कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कब इसका उद्घाटन हुआ? 28 मई 2023 को, ठीक है। और किसने जो है नया भवन जो है सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकते हैं। अब देखो ये भी संख्या पूछी जा सकती है, कितने लोग बैठ सकते हैं भैया संयुक्त सत्र में? 1272 लोग, ठीक है। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा सदस्य 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसमें व्यवस्था होगी कुल मिलाकर के। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल हैं। ये भी भैया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनको भी याद रखना भैया, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रमुख स्टैचू, उनको आप देख ले। स्टैचू ऑफ ऑनर क्या है? स्टैचू ऑफ ऑनर ओंकारेश्वर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। 108 फीट की ऊंची स्टैचू ऑफ ऑनर जो कि अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक आदि शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा है, ठीक है। किसकी है? आदि शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे यहाँ पर देखिए स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, यह है सामाजिक न्याय की प्रतिमा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित है 125 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ये प्रतिमा है, ठीक है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किसकी प्रतिमा है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। तो पूछा जा सकता भैया, तो इसको आप ध्यान रखें। स्टैचू ऑफ वेलर, ये असम के जोराहट में 125 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वेलर है। अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा है। ध्यान समझिए मित्र, ये क्वेश्चन जो है, जो चीज़ें हम बता रहे हैं यहाँ पर, जो फैक्ट, जो डाटा, आप उनको सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं सब कुछ एक साथ में एक बार में ही याद हो जाए। आप इनको पढ़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो को ना कुछ करिए, सुन लीजिए। पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करके एक बार पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा, बस। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ यूनियन, भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनियन हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास के ह्यूस्टन जो कि अमेरिका के पास शुगरलैंड शहर में किया गया है, ठीक है। स्टैचू ऑफ वननेस यानी एकात्मता की प्रतिमा जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे मांधाता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस यानी एकात्मकता की प्रतिमा आदि जो है शंकराचार्य की प्रतिमा है। किसकी? आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है, ठीक है। तो इतना आपको जानना चाहिए। इसके बाद आगे हम यहाँ पर देखें स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, समानता की मूर्ति जो है हैदराबाद जो कि तेलंगाना में स्थित 216 फीट 65.5 यानी 65.5 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत श्री राम अनुजाचार्य की प्रतिमा है, ठीक है।
स्टैचू ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फुट ऊंची है स्टैचू ऑफ नॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा। ठीक है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में स्थित है, 108 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौंडा बेंगलुरु के संस्थापक थे जो है, तो उनकी ये प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम बी सुतार जी हैं। ठीक है, तो इतना आपको जानना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर कई चीज़ें हैं। स्टैचू ऑफ पीस, तो राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर की जी महाराज की मूर्ति है। ठीक है। अब हम बात करें श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस यानी शांति प्रतिमा, स्टैचू ऑफ पीस यानी शांति प्रतिमा। ठीक है। ये 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। अब देखिए भैया स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, जब स्टैचू की बात आती है तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर जो 90 फीट, ठीक है, ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इस मूर्ति के शिल्पकार राम बी सुतार हैं। कौन है? राम बी सुतार। ठीक है। स्टैचू ऑफ बिलीव राजस्थान के नाथ द्वारा शहर में स्थित 112 मीटर कुल मिलाकर 369 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे जो है आर्थिक सर्वेक्षण की, तो 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में पेश किया गया। सर्वेक्षण को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया और इन अध्यायों के मुख्य बिंदु देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान है। ठीक है। हम इसी तरीके से अगर आप बात करें वैश्विक जीडीपी 2023 में 3.3% बढ़ी, जो अगले 5 वर्षों के लिए IMF के 3.2% पूर्वानुमान से थोड़ी अधिक है। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की स्थिति में यहाँ पर, तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीडीपी वृद्धि 6.3% से 6.8% के बीच रहने की उम्मीद है। ठीक है। तो ये भैया ये भी ध्यान देना, ये जो भी चीज़ें हैं ये पूछी जा सकती हैं, आपको इनको जानना चाहिए। ठीक है। तो ये ध्यान रखें। फाइनेंशियल ईयर 2025 अप्रैल दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घट करके 4.9% रह गई। ठीक है। 2024 में आम चुनाव के बाद पूंजीगत व्यय में 8.2% की वृद्धि हुई। ठीक है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वीं सबसे बड़ी है। ठीक है। तो इस तरीके से आगे देखिए मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास की बात करें तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है जो कि इंपॉर्टेंट है वो आप दिया हुआ है, एक बार आप सरसरी निगाह में इनको जरूर देख लीजिएगा। अगर हम बात करें कृषि और खाद्य प्रबंधन की, तो वित्त वर्ष 2024 में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान देती है। ठीक है। कितना देती है? कृषि कितना जो है योगदान देती है? सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान देती है। ठीक है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 2024 में 89.37, देखो यहाँ पर 89.37 LMT बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है। मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई है। अरहर और बाजरा के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी जो है MSP में जो है 59% और 77% की वृद्धि हुई है। ठीक है। तो इस तरीके से जलवायु और पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्र इन सारी चीज़ों को यहाँ पर दिया गया। आप देखो सबसे इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें चल रही हैं अगर देखा जाए तो AI युग में श्रम, भारत की युवा तकनीक प्रेमी आबादी उत्पादकता बढ़ाने के लिए AI का लाभ उठाने के लिए तैयार है। AI के सामाजिक प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आगे देखें रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें, ठीक है, जो कि 1 नवंबर 2025 की स्थिति है। तो ये देखो भैया बैंक दर इतना है 5.75%। ठीक है। यहाँ पर CRR और प्रतिशत इसका क्या है 3.50%। तो इस तरीके से यह रेपो रेट इतना है। SLR जो कि 18% है। ठीक है। जो है रिवर्स रेपो रेट 3.35% और MSF ये 5.75%। ठीक है। अब देखो भारत सरकार के आगामी लक्ष्य को हम देखते हैं यहाँ पर, तो उसमें अगर हम बात करें तो ये लक्ष्य है इनके पशुओं में फुट और माउथ तथा
ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए का लक्ष्य रखा गया 2025। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025। तो ये सारे लक्ष्य जो है 2025 रखे गए हैं। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य ये जो है भैया 2025। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य 2026। वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य मतलब 2027 तक ये सारी सुविधा टिकट लो कंफर्म तुरंत मिलेगा। $1 ट्रिलियन की डिजिटल व्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2028। ठीक है, चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य 2030। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। इस तरीके से देखो यहाँ पर कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, ये भी 2030 तक। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य 2030। तो ये सब लक्ष्य हैं। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है कब 2030। ठीक है, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। एड्स को खत्म करने मलेरिया उन्मूलन 2030 और उसके बाद 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। यानी किसी भी आप इस तरीके से यहाँ पर देखो 280 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2030। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने 2035। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना 2047। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट जो है करने का लक्ष्य 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य इस तरीके से 2047 तक। ठीक है, तो भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य, मतलब इतने सारे ये लक्ष्य रखे गए हैं। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन ये भी 2070। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। तो ये सब है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है रामसर साइटों का। ठीक है, 2024-25 गोकुल जलाशय जो कि 93वां जो कि बक्सर जिला बिहार में बना। अभी कुल मिलाकर के रामसर साइट की बात की जाए तो वर्तमान में, ठीक है, अक्टूबर के अनुसार 94 कुल मिलाकर के 94 रामसर साइटें हैं वर्तमान समय में। ठीक है, अभी उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण जिला बिहार में है, ये यहाँ पर अभी देखो ये 93वां कौन निकला, गोकुल जलाशय, लेकिन ये कुल मिलाकर के कितने हैं 94। तो ये सब, और खींचन वेटलैंड साइट ये फलोदी जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, ये रामसर साइटें हैं। ठीक है, और उधवाल झील झारखंड में, खेचो पलरी वेटलैंड सिक्किम में। ठीक है, नकटी पक्षी अभयारण्य जो कि जमुई बिहार में है, और नागी पक्षी अभयारण्य जमुई में है, बिहार में है। ठीक है, मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में, लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन तमिलनाडु में। ये सब देखो यहाँ पर सब देखा है भैया। एक बार इनको सरसरी निगाह से आप इन सबको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 93 अभी जो है अपडेटेड बताया जा रहा है। 94 कहीं कहीं पर 93 कहीं कहीं पर 94 दिखाता है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कुल मिलाकर के तमिलनाडु में 20 हैं। ठीक है, भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन वेटलैंड है। ठीक है, तो ये है आपका। अब अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ें, यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस, देखो भाई इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए जो महत्वपूर्ण दिवस हैं हम उनको देखेंगे। जनवरी में भाई यहाँ पर 4 तारीख को विश्व ब्रेल दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस 9 तारीख को, 10 तारीख को विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस, और 15 तारीख को थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस, पराक्रम दिवस। ये देखो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी को के जो है स्मरण में मनाया जाता है 23 जनवरी को। और उसके बाद 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो यहाँ पर इस तरीके से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को सब जानते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस। ठीक है, और विश्व कुष्ठ दिवस ये मनाया जाता है। फरवरी में अगर हम बात करें तो विश्व कैंसर दिवस, समर्पण दिवस, महिला दिवस, शहीद दिवस। ये देखो 13 मतलब 12 इस डेट को ये सब डेट दिए हुए हैं सामने जो है दिवस मनाया जाता है। 21 तारीख को विश्व मातृभाषा दिवस। ठीक है, 28 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मार्च में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 4 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, प्रेरणा दिवस, तो पुनीत कुमार जयंती। ठीक है, विश्व जल दिवस, बिहार दिवस। ये कब है 22 मार्च को। ठीक है, तो ये हैं, ये सब आपके डेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इनको आप एक बार थोड़ा सा ऐसे सरसरी निगाह में देख लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं पीडीएफ से रिवीजन कर लेंगे तो याद रहेगा। घबराइए नहीं, पढ़ना पड़ेगा भाई, थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ता है। और हम बहुत जल्द जो है इस जो आपके करंट अफेयर वाला पोर्शन है, हम समझ रहे हैं कि आपको अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज़्यादा कठिनाई झेलनी पड़ रही है इसको तैयार करने में, लेकिन अब क्या करें भाई, मजबूरी है, क्योंकि सबका ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया जा सकता है।
तो यहाँ पर देखें, अगर हम अप्रैल में बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, अंबेडकर जयंती 14 तारीख को, 18 तारीख को विश्व विरासत दिवस, 22 को पृथ्वी दिवस, 25 को विश्व मलेरिया दिवस, 26 को बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है, मई में अगर हम बात करें तो 1 तारीख को मजदूर दिवस, 3 को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 25 को विश्व फुटबॉल दिवस, 28 को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, 31 को विश्व तंबाकू दिवस जून में, तो विश्व पर्यावरण दिवस, 7 को विश्व खाद्यान्न दिवस, 12 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 को विश्व रक्तदाता दिवस। ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, संविधान हत्या दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, ये सब होगा। जुलाई में एक चिकित्सक दिवस जो है 1 जुलाई को। ठीक है, और विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, कारगिल जो है 26 जुलाई को, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 को, 29 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये सारे दिवस हैं, आप इनको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगर हम वर्तमान की बात करें तो आज है यहाँ पर 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर के डेट में आप देखें यहाँ पर भारतीय नौसेना दिवस है। ठीक है, इसको देख लीजिए। 5 तारीख को विश्व मृदा दिवस, 1 तारीख को विश्व एड्स दिवस था, 2 तारीख को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, झंडा दिवस देखो यहाँ पर है, और अंतर्राष्ट्रीय मानवा दिवस। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका जो है कंप्लीट ये दिवस होते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इन टॉपिक से संबंधित, उनको हमने देखा, समझा। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो है हमको ज़रूर कमेंट करें, और इसके साथ साथ इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए जो मैंने नंबर दिया है उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, छोटी सी फीस पे करके ग्रुप में जुड़ जाइए। संडे को टेस्ट होता है, टेस्ट की वजह से कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, आप उसमें जरूर जुड़ें, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ये नंबर है। और इसके अतिरिक्त अगर अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ना किया हो तो कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।